नमस्कार। अमन हिस्ट्री क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम +2 क्लास का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है राजा, किसान और आरंभिक नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा ईस्वी। तो बेटा ये चैप्टर हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे विभिन्न राजाओं के बारे में जो कि इस टाइम पीरियड के अंदर भारत में जिन्होंने राज किया है, क्या क्या विशेषताएं रही इस टाइम पीरियड की, वो हम सारे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोगों ने सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ा और उसमें आपको बहुत मज़ा आया होगा पढ़ने में। तो उसमें आपने ये देखा था कि भारत के अंदर कितनी महान सभ्यता मौजूद थी। तो उसका जब पतन होता है उसमें आपने एक कारण पढ़ा था, आर्यों के आक्रमण। तो सिंधु घाटी के बाद जो है वो वैदिक काल स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद का जो इतिहास है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो हम कहें कि ऐतिहासिक राजाओं का जो जिक्र है वो आता है फिर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। ये जो समय रहा है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। इस दौरान जहाँ धर्मो सामाजिक आंदोलन चले, यानी कि बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ, जैन धर्म का उदय हुआ, वहीं पर बड़े बड़े राज्यों का भी उदय हुआ। तो इस चैप्टर के अंदर जो है हमने वही सब चर्चा करनी है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से किस प्रकार से फिर से भारत का वैभव जो है वो स्टार्ट होता है। तो पहले आता है महाजनपद। कौन कौन से महाजनपद थे? अब आप सोच रहे होगे ये महाजनपद क्या होता है। बेटा जनपद का मतलब होता है एक कुल के लोगों का, कबीले के लोगों का एक विशेष क्षेत्र के अंदर रहना, वो जनपद कहलाता है। महाजनपद का मतलब हुआ बड़े क्षेत्र में रहना, या आप ये कह सकते हैं एक बड़ा राज्य। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है वो हमारे को एक बड़े बड़े राज्य जो हैं उनका अस्तित्व देखने को मिलता है। बौद्ध और जैन ग्रंथों में हमें बहुत सारे राज्यों का उल्लेख मिलता है, लेकिन हमें 16 महाजनपद जो है उनका जिक्र मिलता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में 16 महाजनपद थे। तो अब उनकी चर्चा करेंगे कि कौन कौन से 16 महाजनपद हैं, यानी कौन कौन से 16 राज्य थे जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इतने प्रसिद्ध थे। तो आप इन सबको देख के घबरा मत जाना, बहुत आराम से करेंगे, हमें ज़्यादा इसमें करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करना है। केवल इसके अंदर से जो मगध राज्य है उसको हम डिटेल में करेंगे, बाकी राज्यों के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखते हैं बच्चों 16 महाजनपद कौन कौन से हैं। पहले बात करते हैं अंग की। आप देखेंगे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ऊपर लिखा है राज्य, यहाँ लिखा है राजधानी और यहाँ लिखा है आधुनिक नाम। यानी कम से कम ये 3 चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि राज्य का नाम क्या था, उसकी राजधानी कौन सी थी और उस राज्य में आजकल के कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे। तो पहले बात करते हैं पहले राज्य की जिसका नाम है अंग। अंग के अंदर आजकल का भागलपुर और मुंगेर का इलाका सम्मिलित था और यहाँ की राजधानी थी चंपा नगरी। इसे चंपा भी बोलते हैं, चंपा नगरी भी बोलते हैं और इसका प्राचीन नाम था मालिनी। ये नगर जो था, ये राज्य जो था वो काफ़ी प्रसिद्ध था। किस लिए? अपने व्यापार को लेकर। ये एक व्यापारिक नगर था और अंग राज्य का मगध राज्य के साथ काफ़ी संघर्ष चलता रहा और मगध राज्य ने इस पर आक्रमण करके इसको अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। तो इस पर जो क्वेश्चन आता है बेटा वो 1 नंबर के अंदर ही आता है, ज़्यादातर बहुत आता है कि अंग जनपद की राजधानी कौन सी थी, चंपा या चंपा नगरी। आगे बढ़ते हैं, अगला राज्य है मगध। मगध राज्य 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का सबसे शक्तिशाली राज्य था। जो 16 महाजनपदों की बात करें हम तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राज्य जो था वो मगध था। इसके बारे में डिटेल में जानकारी तो हम आगे पढ़ेंगे, अभी आपको थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगी। तो मगध जो था इसके अंदर आजकल का पटना, गया, शाहाबाद ये इलाका सम्मिलित था और इसकी राजधानी थी राजगीर या राजगाहा। यहाँ के प्रसिद्ध शासक रहे बिंबिसार, अज्ञात शत्रु यहाँ के प्रसिद्ध शासक थे और ये उस समय का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राज्य था। डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। अगला राज्य है वज्जी। वज्जी बेटा एक गणराज्य था। गणराज्य मतलब यहाँ पर एक राजा का शासन नहीं था, यहाँ पर राजाओं का समूह शासन करता था। 8 कबीलों जो है इसके अंदर सम्मिलित थे, जिसमें प्रसिद्ध रूप से जो है लक्ष्मी, विदेह, वज्जी वो इसमें शामिल थे और आजकल का मुजफ्फरपुर का इलाका जो है वो इसके अंदर आया करता था। इसकी राजधानी थी वैशाली।
ये नगर प्रसिद्ध था, ये राज्य प्रसिद्ध था अपनी धन दौलत के लिए, धनवान लोगों के लिए, अपने विशाल भवनों के लिए, तालाबों के लिए और सुंदर द्वारों के लिए। तो आपने राजधानी याद रखनी है इसकी, और ये याद रखना है ये एक संघ था, गणराज्य था। अगला राज्य है मल। मल जो है ये भी एक गणराज्य था। यहाँ पर यानी एक राजा का नहीं बल्कि समूह का शासन था। इसके अंदर आजकल का देवरिया और गोरखपुर सिद्धार्थ नगर का इलाका सम्मिलित था। इसकी 2 राजधानियां थी, एक थी कुशीनगर और एक थी पावा। दोनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट है। इनकी इंपॉर्टेंस किस बात को लेकर है, क्योंकि कुशीनगर का संबंध महात्मा बुद्ध से है। यहाँ पर महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और पावा जो है, पावा का संबंध महावीर स्वामी जी से है, उनको निर्वाण की प्राप्ति पावापुरी में हुई थी। तो ये इनकी 2 राजधानियां थी। ये नगर जो है अपने बहुत ज़्यादा उत्कर्ष पर नहीं था, मगध राज्य ने इस पर अधिकार कर लिया था। आगे आते हैं, अगला राज्य है काशी। काशी के अंदर जो है आजकल का जो वाराणसी बनारस का इलाका है वो इसके अंदर आता था, और इसकी राजधानी थी वाराणसी। यहाँ का प्रसिद्ध राजा था ब्रह्मदत्त, और कौशल ने इस राज्य पर अपना अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट राज्य है कौशल। कौशल के अंदर आजकल का फैज़ाबाद, बहराइच ये इलाका सम्मिलित था, और इसके अंदर जो है ये आजकल का यूपी के अंदर पड़ता है ये सारा इलाका। इसकी राजधानी थी श्रावस्ती। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध शासक था प्रसेनजीत, और प्रसेनजीत की एक बहन थी जिसके साथ मगध के शासक बिंबिसार ने अपना विवाह किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला राज्य है जिसका नाम है वत्स। वत्स के अंदर आजकल का इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर का इलाका सम्मिलित था, ये भी यूपी में था। इसकी राजधानी जो है वो थी कौशाम्बी, और ये राज्य भी जो है काफ़ी प्रसिद्ध था। उदयन जो है यहाँ का शासक था जो कि महात्मा बुद्ध का समकालीन था। अगला राज्य है चेदी। चेदी के अंदर आजकल का जो है बुंदेलखंड का इलाका सम्मिलित था। इसकी राजधानी सुक्तिमती थी। उसके बाद है अगला राज्य कुरु। कुरु के अंदर जो है दिल्ली, मेरठ, हरियाणा का कुरुक्षेत्र ये सब इलाका सम्मिलित था। इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। कभी ये राज्य काफ़ी उत्कर्ष पर था, काफ़ी प्रसिद्ध था, लेकिन 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व इसका पहले जैसा जो है उत्कर्ष नहीं रहा था। ये डाउनफॉल की ओर था, पतन की ओर था। अगला राज्य है बच्चों पंचाल। पंचाल के अंदर आजकल का बदायूं और फर्रुखाबाद का इलाका आया करता था, और इसकी जो है वो 2 राजधानियाँ थी। ये 2 भागों में बटा हुआ था, उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल। उत्तरी पंचाल की राजधानी थी अहिच्छत्र, और दक्षिणी पंचाल की राजधानी थी कंपिल्ले। उसके बाद है नेक्स्ट राज्य है शूरसेन। शूरसेन के अंदर जो है आजकल का मथुरा का इलाका सम्मिलित था, और इसकी राजधानी मथुरा थी। अवंतीपुत्र यहाँ का प्रसिद्ध शासक था, और यह नगर यमुना तट पर बसा था। उसके बाद है नेक्स्ट राज्य मत्स्य। मत्स्य के अंदर जो है आजकल का अलवर, भरतपुर, जयपुर ये इलाका सम्मिलित था। इसकी राजधानी थी विराटनगर, ये भी अपने पतन की ओर था। अगला राज्य है अवंती। अवंती राज्य के अंदर जो है आजकल का जो उज्जैन है उसके आसपास का इलाका सम्मिलित था, और ये उस समय का काफ़ी शक्तिशाली राज्य था। इसकी भी जो है 2 राजधानियाँ थी। उत्तरी अवंती जो है वहाँ की राजधानी थी उज्जैनी, और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी महिष्मती। यहाँ का जो प्रसिद्ध शासक था वो था चंड प्रदोत। उसके काल में इस राज्य ने काफ़ी तरक्की की। नेक्स्ट आता है अश्मक। अश्मक के अंदर जो है ये राज्य गोदावरी तट पर स्थित था, यानी महाराष्ट्र के आसपास का इलाका था, और यहाँ की राजधानी जो थी वो पोतना थी। अरुण यहाँ का प्रसिद्ध शासक था। नेक्स्ट है गांधार। गांधार के अंदर आजकल का पेशावर, रावलपिंडी यानी जो पाकिस्तान का इलाका है वो आया करता था। यहाँ की राजधानी थी तक्षशिला, और तक्षशिला जो है किस लिए प्रसिद्ध था, अपनी शिक्षा के लिए। ये जो है काफ़ी दूर दूर से विद्यार्थी यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया करते थे। उसके बाद है कंबोज। कंबोज के अंदर आजकल का राजौरी, हजारा ये इलाका सम्मिलित था। यहाँ की राजधानी थी राजौरी। तो बच्चों ये है आपके 16 महाजनपद। आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, पर आप ज़्यादा घबराएं नहीं। आपने मेन चीज़ जो याद करनी है उसके अंदर वो राज्य का नाम आपको पता हो, उसकी राजधानी ज़रूर पता हो कि वो राजधानी उनकी क्या थी। जैसे अंग तो बहुत बार आता ही आता है, तो ये आपने राजधानियाँ बेटा ज़रूर याद करनी है, और हो सके तो ये आजकल वहाँ पर कौन सा इलाका है वो आप इसमें से याद कर सकते हो।
तो ये है आपके 16 महाजनपद की। छठी शताब्दी ईसा पूर्व कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है अगला हमारा कि 16 महाजनपद जो थे उनके अभिलक्षण क्या क्या हैं, यानी क्या क्या उनकी विशेषताएं रही हैं, क्या चीज़ें उनमें कॉमन रही हैं। इतने राज्य थे, 16 राज्य थे, तो क्या चीज़ें इनमें कॉमन रही हैं, क्या विशेषताएं हैं, तो देखते हैं ये इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स आएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आता है क्वेश्चन। तो जो महाजनपद है, पहले उनकी विशेषता ये है राजा का शासन। भी जो भी महाजनपद है, जो भी बड़ा राज्य है, वहाँ का राजा ज़रूर हुआ करता था। राजा का शासन था, राजतंत्र था वहाँ पर। राजतंत्र मतलब राजा का चुनाव नहीं होता था, राजा पैतृक होता था, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था। यानी एक राजा है, अगर जब उसकी डेथ हो जाएगी उसका पुत्र राजा बन जाएगा, उसके बाद उसका पुत्र राजा बन जाएगा। तो इस प्रकार से राजतंत्रात्मक प्रणाली थी महाजनपदों के। सभी में नहीं, मैक्सिमम के अंदर जो है वो राजतंत्रात्मक प्रणाली थी। राजा का शासन होता था, राजा बहुत ही शक्तिशाली होता था। अब ये कहें कि राजा के मुख से निकला एक एक शब्द कानून होता था, और अगर कोई राजा की बात को नहीं मानता था तो उसे मृत्युदंड भी दे दिया जाता था। तो राजा बहुत ही पावरफुल था, बहुत ही शक्तिशाली था, हर महाजनपद का राजा था। फिर है सेकंड, किलेबंद राजधानियाँ। अब राजा है, राज्य है, तो राज्य की राजधानी भी होगी। तो हर महाजनपद की राजधानी थी। आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ा ना, मैंने हर महाजनपद की राजधानियाँ बताई हैं, कईयों की 2-2 राजधानियाँ भी थी। तो हर महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी जो किलेबंद होती थी, और वहाँ पर जो है रहकर राजा शासन किया करता था, अपने साम्राज्य की सुरक्षा करता था। उसके बाद है मंत्री परिषद। तो हर राजा के पास एक मंत्री परिषद होती थी, यानी राजा चाहे जितना मर्जी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो बिना मंत्रियों के सहयोग से शासन नहीं कर सकता। तो राजा की सहायता के लिए बहुत सारे मंत्री हुआ करते थे, जो हर महत्वपूर्ण मामले में राजा को सलाह मशवरा दिया करते थे। लेकिन उस सलाह को मानना या ना मानना वो राजा की अपनी मर्जी हुआ करती थी। मंत्री बहुत सारे थे, पर पुरोहित का विशेष महत्व था। उसके बाद है राजा न्याय का स्रोत। महाजनपदों में राजा राज करता था, और वही सबसे बड़ा न्याय का स्रोत था। किसी को भी न्याय चाहिए, कोई अपराध हो गया तो राजा के पास जाता था, और राजा का फैसला अंतिम होता था। राजा को ही बड़ा फैसला लेने का अधिकार था, और वही ऐसा व्यक्ति था जो किसी को मृत्यु दंड भी दे सकता था। वो किसी के दंड को माफ़ी कर सकता था, और किसी को बड़े से बड़ा कठोर से कठोर दंड भी दे सकता था। तो सबसे बड़ा स्रोत राजा होता था न्याय का। उसके बाद है राज्य की आय, यानी राजा को आय कहाँ कहाँ से प्राप्त होती थी, इतना खर्चा कहाँ से चलता था। तो राज्य की आय का सबसे बड़ा साधन था भू राजस्व, यानी कि भूमि कर। भूमि कर कितना होता था? 1/6 भाग, उपज का 1/6 भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था। इसके अलावा और भी कई प्रकार के जो हैं वो कर हुआ करते थे, जो कि राजा की आय का साधन थे। जैसे कि उपहार हैं, जुर्माने हैं, व्यापारी कर हैं, युद्ध किया गया वहाँ से मिली हुई जो आय है वो सारे कर थे। उन सबको कहते थे बलि। जो बाकी सोर्सेस से आय प्राप्त हो रही है उसे बोलते थे बलि। तो भू राजस्व और बलि ये राज्य की आय का प्रमुख साधन थे। इस आय को कहाँ खर्च किया जाता था? या तो राजा सेना पर खर्च करता था, या फिर जनता की भलाई के लिए उसको खर्च किया जाता था। उसके बाद है विशाल सेना का गठन। अब महाजनपद हैं, बड़े बड़े राजा हैं, बड़ी बड़ी राजधानियां हैं, तो अपने राज्य की सुरक्षा के लिए और अपने राज्य के विस्तार के लिए राजाओं ने अपने पास बड़ी सेना रखी हुई थी। उनके पास अच्छी सेना होती थी जिसका वो गठन करते थे। अच्छे प्रकार से उन्हें सिखाया जाता था, प्रशिक्षित किया जाता था, और कमज़ोर राज्यों पर हमला करके उन्हें अपने साम्राज्य में शामिल करने का प्रयास किया जाता था। वो आपने देखा ही है कि 16 महाजनपद थे। आपने देखा कि मगध ने अंग पर अधिकार कर लिया, और मगध बहुत शक्तिशाली राज्य सिद्ध हुआ। तो कैसे हुआ? सेना के बल पर हुआ। उनके पास बहुत अच्छी सेना थी। तो महाजनपदों का एक अभिलक्षण ये भी था कि राज्यों के पास बहुत बड़ी सेना होती थी। उसके बाद गण या संघ। कुछ महाजनपद के अंदर मैंने संघ शब्द का यूज़ किया। जैसे मैंने बताया कि वज्जी एक संघ था, है ना, वो गणराज्य था। गणराज्य का मतलब ये था बच्चों कि वहाँ पर एक राजा का शासन नहीं था, वहाँ पर समूह का शासन था।
कई राजाओं के समूह का शासन हुआ करता था और वहाँ के राजा का पद पैतृक नहीं होता था, राजा का चुनाव किया जाता था। जनता राजा को चुना करती थी और निश्चित समय के लिए चुना करती थी। ऐसा नहीं है कि राजा जब तक मरेगा नहीं तब तक वो राज करेगा, नहीं, जब तक जनता चाहेगी एक निश्चित समय के लिए राजा को रखा जाएगा, उसके बाद उसका दोबारा से चुनाव होगा, किसी और को राजा बना दिया जाएगा। यानी यहाँ पर राजा बने रहना किस पर डिपेंड करता है, वो राजा की योग्यता पर निर्भर करता है कि राजा कितना योग्य है। अगर राजा योग्य लगता था तो जनता उसे चुन के रखती थी, अगर नहीं लगता था तो जनता उसको उसके पद से हटा भी देती थी। तो यह है गण या संघ, जहाँ पर राजा का नहीं बल्कि समूह का शासन था और यहाँ पर राजा का चुनाव होता था। राजतंत्र में राजा का चुनाव नहीं होता था, राजा का पद पैतृक होता था। तो यह है बच्चों 16 महाजनपदों के अभिलक्षण। तो आज के हमारी इस वीडियो में इतना ही, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, जो शुरुआत है। आगे इसके अंदर और बहुत बहुत अच्छा जो है इतिहास हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, समझ में आ रहा है आपको, तो बच्चों तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारे कमेंट दीजिए। कहीं भी आपको कोई दिक्कत लग रही है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।